एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन। तो चलो हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। विंग जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि वो किसी अंधेरे कमरे में है। विंग डर गया था। वो गेट खोजने के लिए इधर उधर जाने की कोशिश करता है, बट वहाँ इतनी ज़्यादा धूल थी, इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि विंग को बहुत ज़्यादा खांसी आने लग गई थी। विंग को मतलब बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पाला है लैंड क्लैन में, जिस वजह से धूल मिट्टी में विंग को बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। विंग बहुत आवाज़ें लगाता है, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, कोई भी गेट नहीं खोल रहा था, जिस वजह से विंग रोने लग गया था। अचानक ही उसके ऊपर कुछ चलने लगता है, जिससे विंग और भी ज़्यादा डर गया था। वो डर के मारे पीछे गिरता है, बट पीछे भी कुछ उसके हाथ में चलता है, यानी कि मकड़ी वकड़ी कुछ चला होगा, जिससे विंग डर गया था। अंधेरे में उसे कुछ पता नहीं चला था कि आखिर क्या चल रहा है उसके हाथों में। वो जल्दी जल्दी से अपने हाथों को साफ करता है और वो किनारे में सिमट कर बैठ जाता है। वो बस प्रे कर रहा था कि कोई उसे निकाल दे यहाँ से। वो यहाँ से निकलना चाहता है, बट उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहा था। धीरे धीरे करके विंग वहीं पर ही रोते हुए बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर वांग जी की एंट्री हुई थी। और अब हम आगे देखते हैं। वांग जी विंग के बालों को पकड़कर विंग को कह रहा था कि तुम इतने प्रीटी हो कि तुम्हें देखकर मुझे कुछ कुछ होता है। मैं तो पहले सोच रहा था कि तुम्हारे पूरे परिवार वालों को एक ही बार ख़त्म कर दूँ, बट नहीं, तुम्हें देखने के बाद मुझे कुछ और ही फील हो रहा है। ये सुनकर विंग कहता है, गगा गगा प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? ये बोलते हुए विंग वांग जी को रोते हुए देख रहा था। वांग जी विंग के इस रोते हुए फेस को देखकर और भी ज़्यादा कुछ अजीब सा फील करता है। उसे विंग का रोता हुआ फेस नहीं जाने क्यों अच्छा लग रहा था। वो विंग को अपने करीब खींचता है। वो कहता है, तुम जब रोते हो बहुत ज़्यादा ही हॉट लगते हो। ये बोलकर वो उसके आंसू को लिक कर लेता है। विंग की पूरी बॉडी में शिवरन दौड़ गई थी। विंग को डिस्गस्ट महसूस हो रहा था कि उसके गगा क्या करे उसके साथ। विंग रोते हुए कहता है, गगा प्लीज़ मुझे छोड़ दो, बट वांग जी उसे नहीं छोड़ता। वो उसे सीधा बेड पे फेंक देता है। विंग डर गया था, वांग जी क्या करने वाला है। वांग जी धीरे धीरे करके बेड पे आ रहा था। विंग अपने आप को सिमेट रहा था। वो कहता है, नहीं नहीं गगा, ये गलत कर रहे हो आप। गगा नहीं 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 बोलते हुए विंग बस पीछे जा रहा था, बट पीछे वो कब तक जाए, क्योंकि पीछे भी तो दीवार आ गई थी। विंग कह रहा था, नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, नहीं नहीं ये आप गलत कर रहे हो। ये बोलते हुए बस विंग वांग जी की तरफ रोते हुए आंखों से देख रहा था। वही वांग जी जब देखता है कि विंग उससे बचने की कोशिश कर रहा है, वो उसका पैर पकड़ के खींच लेता है और सीधा उसके ऊपर आ गया था। विंग कहता है, नहीं प्लीज मत करो, ये आप गलत कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, गलत? किस तरीके से गलत? अब पति पत्नी के बीच में संबंध बनना तो लाजमी है ना। विंग कहता है, गग्गा ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। मैं मैं मैंने आपसे शादी नहीं की है। ये सुनकर वांग जी उसके बालों को पकड़कर टाइटली उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तुमने मुझसे शादी नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे नहीं हो। मैंने सबके सामने तुम्हें स्वीकार किया है अपनी कॉन्क्यूबाइन के रूप में। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। कॉन्क्यूबाइन यानी कि उसे रखेल बना दिया है वांग जी ने। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तुम लोगों के कारण हमारी पूरी फैमिली बिछड़ गई, हमारी पूरी फैमिली तबाह हो गई, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों को चैन से रहने दूंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से तुम्हारी माँ ने मेरी माँ की ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी तबाह की है, आज मैं उसी तरीके से उन्हें सबक सिखाऊंगा। जब वो देखेंगी कि मैंने कैसे तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना दी है, कितना ज़्यादा खुश होंगी ना वो। उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या किया था। ये सुनकर विंग डर गया था, क्योंकि वांग जी के आंखों में अभी गुस्सा और एक अलग सी हैवानियत नजर आ रही थी। वांग जी विंग के गालों को सहलाता है अपने एक उंगली से। विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। वांग जी धीरे धीरे करके उस उंगली को नीचे लेके आता है।
वो विंग की पूरी बॉडी पे वो उंगली फहराते हुए कहता है, तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा सेक्सी है कि मैंने आज से पहले ऐसी बॉडी कभी देखी नहीं है। आज से पहले मैंने लाखों ओमेगाओं को देखा है, बट तुम जैसा नहीं। मैं अब सोचता हूँ कि आखिर मैं इतने सालों तक उस गुरुकुल में अकेले क्या कर रहा था। मैं अगर पहले ही आ जाता तो अभी तक तुम मेरे बन चुके रहते। ये बोलकर वांग जी विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। वहीं विंग बस अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी ने उसके दोनों हाथों को एक हाथ से पिन कर दिया था। मतलब कि उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर बेड पे पिन कर दिया था विंग के सर के ऊपर। विंग अपने आप को छटपटा रहा था, बट वांग जी उसके गालों को दबा देता है और कहता है, ज़्यादा उछल कूद मत करो। मैं तुम्हारे साथ नरमी दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगे। याद रखना, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तुम्हें कंट्रोल में लाने का। ये बोलते हुए वो विंग की बॉडी से कपड़े उतारने लग जाता है। विंग रोने लग गया था, वो अपने आप को शेक करने लग गया था, बट वांग जी बिल्कुल भी उसकी बातें नहीं सुन रहा था। विंग अचानक ही फूट फूट के रोने लग जाता है, जिससे उसका ओमेगा सेंट उसकी बॉडी से रिलीज होने लग जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि विंग को अपने ओमेगा फेरोमोन को कंट्रोल करना नहीं आता है, जिस वजह से विंग के बहुत ही ज़्यादा मतलब सैड वाले फेरोमोन बाहर निकल रहे थे, जिस वजह से वांग जी अपने अल्फा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पहली बार है जब वांग जी अपने अल्फा से कंट्रोल खो रहा था। वांग जी का अल्फा जब विंग के उस सैड वाले फेरोमोन को स्मेल करता है तो वो रुक सा गया था। वो वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो वांग जी को चेतावनी दे रहा था कि नहीं, ऐसा मत करो, मेरा ओमेगा दर्द में है, तुम उसे परेशान नहीं कर सकते लान वांग जी। मेरे ओमेगा को तुम तड़पा नहीं सकते। मेरा ओमेगा अभी दर्द में है, मेरा ओमेगा मुझसे हेट करेगा, तुम ऐसा मत करो। ये सुनकर वांग जी अपने अल्फा को गुस्से में कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इन लोगों को सबक सिखाना है। ये सुनकर वांग जी का अल्फा कहता है, सबक सिखाओ, बट इस तरीके से हैवानियत नहीं। इसमें इसकी क्या गलती है? मेरे ओमेगा की क्या गलती है? जो किया है इसकी मदर ने किया है, तुम्हारे फादर ने किया है, उन्हें सज़ा दो, इसे नहीं। ये सुनकर वांग जी अपने अल्फा से कहते हैं, बट ये भी तो उसका गंदा खून है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे भी तड़पाऊंगा। ये सुनकर वांग जी का अल्फा कहता है, तड़पाओ, परेशान करो, बट इतनी हैवानियत मत दिखाओ कि तुम बाद में बहुत ज़्यादा पछताओ। मैं अपने ओमेगा के आंखों में गिरना नहीं चाहता लान वांग जी। इसे तुम कुछ भी करो, बट इस तरीके से हैवानियत मत करो। जब तक मेरा ओमेगा अपने आप से खुद अपने आप को सरेंडर नहीं करता, तब तक उसे इस तरीके से मत छुओ, नहीं तो मैं खुद अपनी नज़रों से गिर जाऊंगा वांग जी, और कभी भी मैं एक्टिव नहीं हो पाऊंगा। फिर अकेले तड़पना तुम, अकेले इन सभी के साथ लड़ना तुम, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठी कस गई थी। साथ ही उसका अल्फा वांग जी को बता रहा था कि अगर तुम ऐसी हैवानियत किसी ओमेगा के साथ करोगे तो इससे क्या सीख मिलेगी लोगों को। लोग समझेंगी कि मदर का परवरिश बहुत बुरा था, जो तुमने इस तरीके से हैवानियत दिखाई है। मत करो वांग जी, हम इसे दूसरी तरीके से पनिश करेंगे। हमें तो बस लोगों को दिखाना है ना, हमें तो बस फादर को और उस दूसरी औरत को पनिश करना है ना, तो हम इसे बाहर उनके सामने तड़पाएंगे। अकेले में इस तरीके से हैवानियत मत दिखाओ, मैं नहीं करना चाहता, तुम भी मत करो। ये बोलते हुए वांग जी का अल्फा उसे समझा रहा था। वहीं ये सब बातें सुनकर वांग जी को भी अपने दिल में दर्द हो रहा था। वो भी नहीं करना चाहता ये सब, बट क्या करे। गुस्सा एक ऐसा ऐसा चीज है जो अगर किसी इंसान को एक बार आ गया ना, उसका पूरा मानसिक हालत ही बिगड़ जाता है। वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं बचता। अगर उस इंसान ने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया
तो वो इंसान बुरी राह में भी चल सकता है, जो शायद तक अभी वांगजी चलने वाला था, बट शायद तक उसके अंदर का वो आत्मा जो उसका प्योर है वो वांगजी को रोक रहा है ये सब करने से। वो वांगजी को समझा रहा है कि नहीं, तुम इतने हैवान नहीं हो कि तुम किसी ओमेगा की इज्जत पे हाथ डालो। वांगजी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांगजी, तुम ऐसे इंसान नहीं हो। जब ये सब वांगजी का अल्फा वांगजी को समझा रहा था, वांगजी का दिल वांगजी को समझा रहा था, तो वांगजी भी गहरी से सांस लेता है। और वो जब देखता है कि विंग कैसे फूट फूट के रो रहा है, तो वो शांति से विंग को देखने लग गया था। विंग बस एक ही बात मम्मल कर रहा था, गग गग प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मत करो ऐसा, मैं नहीं करना चाहता, गग प्लीज मत करो। ये बोलते हुए विंग बस रो ही जा रहा था। वहीं उसका ओमेगा फेरोमोन बहुत ज़्यादा ही स्प्रेड हो रहा था। वांगजी अपने अल्फा को काम डाउन करता है, उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। फिर वांगजी विंग को देखता है, विंग जो अपनी आंखें बंद करके बस मम्मल करते हुए रोए जा रहा था। धीरे से वांगजी उसके गालों के आंसू को हल्का सा अपने हाथों से टच करता है। विंग तो पूरा कांप ही उठा था, विंग डर गया था। वो कहता है नहीं नहीं प्लीज मत कर, प्लीज मत करो। ये बोलते हुए विंग कांप रहा था, जिसे देखकर वांगजी उसे गले से लगा लेता है। वांगजी उसके बालों को सहलाया जा रहा था, उसके बैक को सहलाया जा रहा था। वो कहता है शांत शांत रहो, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ये सुनकर विंग पहले तो डर रहा था, बट वांगजी जब अपने कामिंग फेरोमोन को रिलीज करता है, तब जाकर विंग शांत होता है। और विंग वांगजी के बाहों में कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। वहीं वांगजी विंग को जब अपने बाहों में लेता है, तब उसे भी एक अलग सा ही सुकून महसूस होता है, एक अलग सा ही मतलब एहसास होता है जैसे कुछ उसे मिल गया हो, जैसे जो वो अधूरा था वो कहीं उसे पूरा हो गया हो। ये वांगजी सोच रहा था और वो विंग को देखता है, बट अचानक ही जब वो ये सब सोच रहा था तो उसे याद आता है कि नहीं, वो इतना सॉफ्ट नहीं हो सकता। हाँ, उसने मान लिया कि उसकी परवरिश के कारण वो रुक गया है, उसने इस ओमेगा के साथ बुरी हरकतें नहीं की है, बट वो अपनी माँ के दर्द को नहीं भूल सकता। वो इस ओमेगा के साथ भले ही कुछ ना करे, मतलब ऐसी हैवानियत ना करे, बट उन लोगों को तड़पाना वांगजी चाहता है। और उन लोगों की नस है ये, तो इस नस को भी तो अच्छे से तड़पाना होगा ना, भले ही फिजिकली नहीं, मेंटली तो तड़पाएगा ही वांगजी। यही बात सोचते हुए वांगजी बस विंग को देख रहा था, और वो उसी तरीके से विंग को लेकर उस बेड में सो जाता है। वैसे वांगजी उस रूम को क्लीन करवा सकता था, बट नहीं, वो अपने जिंगशी में किसी को आने नहीं देगा। और रही साफ सफाई की बात, वो तो विंग कर ही लेगा। भले ही वांगजी विंग के साथ कुछ और ना कर सके, बट विंग को वो तड़पाएगा तो पक्का। वो विंग को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करेगा। इन लोगों ने इस इंसान को, मतलब इस नाजायज इंसान को, इन लोगों को जिनका कोई हक नहीं था लैंड क्लैन में, महारानियों की ज़िंदगी जी रहे ना, तो इनको वांगजी उनकी असली औकात दिखाएगा, इन लोगों को नौकर बनाएगा। वांगजी यही सोचते हुए विंग को देखता है और फिर वो भी सो जाता है। अब अगली सुबह सूरज की पहली किरण वांगजी के फेस में पड़ती है। वांगजी की आंखें खुलती है। वांगजी पहले तो थोड़ा कंफ्यूज था कि वो है कहाँ, किसको अपने बाहों में लेकर सोया हुआ है, बट जैसे ही वो देखता है कि विंग उसके बाहों में लेटा हुआ है, एक पल के लिए वो विंग को देखता रह गया था, क्योंकि सोने की वजह से विंग के बाल थोड़े मैसी हो गए थे, रोने की वजह से उसके गाल थोड़े से रेड पड़ गए थे, उसके नोज़ भी रेड पड़ गए थे, और वो वांगजी को बहुत ही टाइटली लिपट के सोया हुआ था। उसके कपड़े भी थोड़े से मैसी हो गए थे, जिस वजह से विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांगजी को तो मन कर रहा था कि वो इसे कच्चा भी खा जाए, बट नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए वो बस विंग को देखे जा रहा था, बट वो अपने अपने अंदर के उस डिज़ायर को रोक नहीं पा रहा था। वो विंग के उस होठ को देख रहा था, जो अभी पिंक है, बहुत ज़्यादा पिंक है। मतलब सोने की वजह से ना आपके होठ थोड़े से सूज जाते, आप नोटिस करोगे ना, तो सो के उठोगे, आप अगर मिरर में अपने आप को देखोगे, तो आपके होठ, आपका फेस थोड़ा सा सूज गया होता है। विंग का भी उसी तरीके से होठ थोड़ा सूज गया था, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा पिंक लग रहा था, जूसी लग रहा था।
वांग जी उसे देखता है तो उसका गला सूख रहा था और साथ में मॉर्निंग का इरेक्शन। वांग जी जब इतने करीब विंग के था तो वो इस इस डिज़ायर को रोक नहीं पाया। भले ही वो विंग के साथ फिज़िकली ना इन्वॉल्व ना हो सके, बट ये तो वो कर ही सकता है क्योंकि ये तो उसका हक बनता है, क्योंकि विंग उसका है, उसकी वाइफ़ है, तो वांग जी ये कर सकता है। यही सोचकर वो अचानक ही विंग के होठों को लिक करने लग गया था। पहले तो वो सॉफ्टली अपने होठों को विंग के होठों पे टच करता है। वांग जी को एक अजीब सी सनसनाहट अपनी बॉडी पे फील होती है। धीरे धीरे करके वांग जी विंग के होठों को अपने जीभ से लिक करने लगता है। विंग को कुछ वेट वेट सा तो फील हो रहा था, बट वो कुछ समझ नहीं पाता और वो गहरी नींद में था। धीरे धीरे करके वांग जी उसके ऊपर के होठों को सक करता है, फिर नीचे के होठों को सक करता है। धीरे धीरे करके वो उसके दोनों होठों को सक करने लग गया था। वो उससे बाइट भी कर देता है, जिससे विंग को थोड़ा सा दर्द होता है। वो छटपटाता है, बट फिर भी वो अपनी आंखें नहीं खोलता। विंग सोया हुआ था, नींद में था, तो वो रात की बातें, कल की बातें पूरी तरीके से भूल गया था। उसे लगा कि शायद तक हमारा शाओशिंचन उसे टीज कर रहा होगा, उसे परेशान कर रहा होगा, इसीलिए वो कहता है, शाओशिंचन प्लीज मुझे तंग मत करो ना, मुझे नींद आई है। ये बोलते हुए विंग बस हमारे वांग जी के फेस को हटाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी उसके दोनों हाथों को बेड पे पिन कर देता है। वो उसके ऊपर आ जाता है। वो उसके होठों को बहुत ही ब्रूथली अब किस करने लगता है। विंग जो अब सांस नहीं ले पा रहा था, वांग जी उसके होठों को खोलने की कोशिश कर रहा था, बट विंग नींद की वजह से खोल नहीं रहा था। वांग जी फिर से एक जोरदार का बाइट करता है विंग के होठों पे, जिससे विंग का मुंह खुल गया था। विंग अपनी आंखें भी खोल लेता है। विंग कंफ्यूज था कि ये क्या हो रहा है, बट वांग जी इसी चीज़ का फायदा उठाता और अपने जीभ को वो विंग के मुंह के अंदर डाल देता है। विंग कंफ्यूज था ये हो क्या रहा है, बट वांग जी उसे रोक नहीं पाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो विंग को ब्रूथली किस करने लगता है। विंग इतना ज़्यादा शॉक था कि वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। उसे फील हो रहा था कि किसी का टंग उसके टंग के साथ लड़ाई कर रहा है। विंग बस उस शख्स को हटाने की कोशिश कर रहा था, बट उस शख्स ने उसके हाथों को रफली पकड़ रखा था। वो शख्स यानी कि वांग जी बस विंग को किस किए जा रहा था। वो उसके होठों को बहुत ही रफली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अजीब तरीके से सक कर रहा था, जिससे विंग को भी एक अलग से वाइब्रेशन अपने अंदर फील हो रहा था, क्योंकि ये उसकी पहली बार है। उसने कभी ये ट्राई नहीं किया है। वो एक ओमेगा है और साथ ही 15-16 साल का है, और साथ ही कुछ ही टाइम पहले उसकी हीट आई है, तो उसकी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। वो भी एक सेक्सुअल वाली डिज़ायर में जाने लगती है। वो वांग जी को किस करने देता है और वो भी उस किस में इंगेज हो जाता है। उसने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वांग जी जब ये देखता है कि विंग अब उसे मना नहीं कर रहा है, रिजिस्ट नहीं कर रहा है, अब उसे इंजॉय कर रहा है, तो वांग जी एक हल्का सा स्मोक करता है और वो उसे और भी ज़्यादा ब्रूथली किस करता है। बट जब विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी, तो वो फिर से आ करने लगता है, जिसे देखकर वांग जी उसे छोड़ देता है। विंग जैसे ही देखता है तो वो गहरी गहरी सांसें लेने लग गया था। वांग जी विंग को बस ईविल से स्माइल करते हुए वो भी अपने सांसों को संभालने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जब विंग को देख रहा था तो विंग की नज़र भी वांग जी पे पड़ी थी, और जब उसे फील होता है कि अभी जस्ट हुआ क्या, अचानक ही विंग शॉक हो गया था। वो शॉकिंग रिएक्शन के साथ वांग जी को देख रहा था। वो कुछ बोलता कि अचानक ही फिर से वांग जी उसके होठों को कैच कर लेता है। विंग कंफ्यूज वो अपने आप को फिर से छटपटाने लगता है, बट वांग जी अपने हल्के हल्के से फेरोमोन को रिलीज करने लग गया था, क्योंकि मॉर्निंग के रिएक्शन से जो उसकी बॉडी में वाइब्रेशन था, उसका लिटिल सा ड्रैगन वेकअप हो चुका था, तो उससे बहुत ही ज़्यादा विंग के साथ वो सब करने की क्रेविंग हो रही थी। वो विंग के साथ इंगेज होना चाहता था, इसीलिए वो विंग के धीरे धीरे करके बॉडी पे अपना हाथ फिरा रहा था। वो विंग के कपड़ों के अंदर भी अपने हाथ को डाल देता है, बट जैसे ही विंग के अंदर विंग के कपड़ों के अंदर वांग जी का हाथ गया, अचानक ही विंग फिर से रोने लग गया था।
जिसे देखकर वांग जी को फिर से होश आया। क्या कर रहा है वो? वांग जी झटके से उठ बैठा। वही विंग जल्दी से अपने आप को समेट लेता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, छी कितने डिस्गस्टिंग हो तुम। ये सुनकर विंग कंफ्यूज हो गया था। उसकी क्या गलती है? उसने क्या किया? ये सब तो वांग जी कर रहा था। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारे फेरोमोन कितने ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। मैं तुम्हें पनिश करना चाहता हूँ बट तुम्हारे फेरोमोन इतने ज़्यादा डिस्गस्टिंग है कि उसे स्मेल करते ही मुझे वॉमिटिंग आने लगती है और तुम्हें ये सब करने का भी मन नहीं करता। मुझे घिन आती है तुम्हें देखते ही। ये बोलकर वांग जी खड़ा हो जाता है और कहता है, जाओ फ्रेश होके आओ, तुम्हारे अंदर से कितनी गंदी बास आ रही है। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। सच में उसके अंदर से बदबू आ रही है। विंग पहले तो कंफ्यूज था और वो अपने आप को स्मेल करके देखता है। वही वांग जी जब विंग के ऐसे रिएक्शन को देखता है तो विंग उसे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। बट वांग जी उसे कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्द से जल्द भागो यहाँ से और अपने इस गंदे फेरोमोन को मेरे सामने मत लाया करो, छुपा के रखा करो। और हाँ, जल्द से नहा के आओ और इस रूम को साफ करो। ये सुनकर विंग कहता है, मैं साफ करूँ? ये सुनकर वांग जी कहता है, तो और कौन साफ करेगा? तुम करोगे। और हाँ, याद रखना किसी का मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे रूम में कोई भी अलाउ नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, अगर कोई भी अलाउ नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूँ? मैं भी चला जाता हूँ, आप अकेले कर लेना। ये बोलते हुए विंग ममल कर रहा था जिसे शायद तक वांग जी ने सुन लिया था। वो विंग की तरफ अपनी नैरो आइज करके देखता है और कहता है, कुछ कहा तुमने? ये सुनकर विंग झटके से कहता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जाता हूँ ना, मैं जाता हूँ। ये बोलकर विंग जल्दी से उठ गया था। वो वॉशरूम की तरफ भागता है बट अचानक ही वो रुक जाता है। वांग जी उसे नैरो आइज करके देखता है। विंग धीरे से अपना पपी फेस बनाते हुए कहता है, गोगो बट मेरे पास अभी कपड़े नहीं है, आपने मुझे ऐसे उठा लिया था। ये सुनकर वांग जी उसे देखता है और अचानक ही वांग जी को कुछ शरारत सूझता है। मतलब विंग का ये फेस देखकर ना वांग जी को मस्ती करने का, विंग को परेशान करने का मन कर रहा था। वो विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही घूमो। वैसे भी मेरे अलावा तुम्हें देखेगा कौन? और तुम्हें मैं देख ही सकता हूँ क्योंकि तुम तो मेरी वाइफ हो। ये सुनकर विंग झटके से अपने आप को कवर कर लेता है, अपने हाथों से अपने चेस्ट को छुपा लेता है और कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं इसी कपड़े में एडजस्ट कर लूँगा। बट मैं, छी। ये बोलते हुए विंग सीधा वॉशरूम में भाग गया था। वहीं वांग जी विंग का ऐसा रिएक्शन देखकर अचानक ही मुस्कुरा पड़ता है। वांग जी को पता भी नहीं चलता कि विंग की इन हरकतों से वांग जी मुस्कुरा रहा है। अचानक ही उसके डोर पे नॉक आती है। वांग जी डोर ओपन करता है। उसके फेस में अभी भी विंग को याद करते हुए मुस्कुराहट थी। वहीं शुयांग जो वांग जी को बुलाने आया था, जब वो वांग जी के फेस में स्माइल देखता है वो शॉक हो गया था। वो कहता है, वांग जी तुम्हारे फेस में मुस्कुराहट, क्या हुआ है ऐसा? ये सुनते ही वांग जी अपने आप को फिर से पोकर फेस बना लेता है, यानी कि फिर से वो अपने फेस को नॉर्मल कर लेता है और कहता है, कौन मुस्कुरा रहा है? मैं नहीं मुस्कुराता। ये सुनकर शुयांग कहता है, हे झूठ मत बोलो यार, मैंने जस्ट अभी देखा कि तुम मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ? क्या उस लड़के ने तुम्हें स्माइल करवाया? ये सुनकर वांग जी उसे घूरता है और कहता है, उसे देखते ही मुझे घिन आती है और तुम्हें लगता है कि मैं उसे देखकर मुस्कुराऊंगा? मैं बस इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि अब मैं इन लोगों को अच्छा सबक सिखाऊंगा, इनकी औकात दिखाऊंगा। ये बोलकर वांग जी फिर से एक ईविल सा स्माइल देता है जिसे देखकर शुयांग शॉक हो गया था क्योंकि ये वाला स्माइल वो वाला स्माइल से अलग है। वो वाला बहुत प्यारा था बट ये वाला थोड़ा डरावना है। शुयांग कहता है, ठीक है ठीक है, वैसे मैंने सभी लोगों को हॉल में बैठा दिया है। ये सुनकर वांग जी कह रहे हैं, ठीक है, अब सबको उनका काम देने का टाइम आ चुका है। ये बोलकर वांग जी हल्का सा ईविल सा स्माइल देता है और फिर वो शुयांग के साथ जाने लगता है। बट अचानक ही वो रुकता है। वो शुयांग की तरफ एक लुक देता है। शुयांग कहता है, क्या हुआ? ये सुनकर वांग जी कहता है, उस रूम में उसके सारे कपड़े भेजवा दो। ये सुनकर शुयांग कहता है, किसके? ये सुनकर वांग जी कहता है, और किसके? उस ओमेगा के सारे कपड़े भिजवा दो, उसके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है। ये सुनकर शुयांग उसे टीज करता है, ओहो
पहली बार में उसके लिए इतना फिक्र। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ नैरो आइज करके देखता है और अपनी बात को बदलते हुए कहता है, बट हाँ, सर्वेंट के कपड़े लाना, क्योंकि अब से वो सर्वेंट की ज़िंदगी जिएगा। ये सुनकर शुयांग वांग जी को देखता है, फिर वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो अपने दो दो गार्ड्स को बुलाता है और वो उनको वांग जी के दिया हुआ काम बताता है कि विंग के सारे कपड़े लेके आने हैं, बट सर्वेंट वाले। ये सुनकर वो गार्ड भी अपना सर हिलाते हैं और फिर वो विंग के लिए कपड़े देने जाते हैं, बट वांग जी उन लोगों को रोक लेता है और कहता है, रूम के अंदर कदम मत रखना और उसकी तरफ आंखें उठाकर मत देखना। ये सुनकर वो लोग अपना सर हिलाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले गए थे। वही शुयांग वांग जी को फिर से टीज करता है, ओहो, अपने ओमेगा को किसी को देखना नहीं देना चाहते। ये सुनकर वांग जी उसके तरफ घूरता है और कहता है, जो मेरा है वो मेरा ही है, भले ही वो एक तुच्छ सा मेरा चप्पल ही क्यों ना हो। अगर किसी ने भी उसके तरफ आंख उठा के देखा ना, तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। मेरा चीज सिर्फ मेरा ही है। ये बोलकर वांग जी शुयांग को घूरता है। शुयांग कहता है, ब्रो ब्रो, हाँ मैं समझ गया, जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है, कोई उसे छीनने वाला नहीं है। ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, याद रखना, आइंदा ये पूछने की गलती मत करना। ये बोलकर वांग जी वहां से उस हॉल की तरफ चला गया था जहां पर सभी लोगों को फिर से उनके घुटनों पर बैठाया गया था। रात से उन लोगों को खाना पानी कुछ भी नहीं दिया गया था, सभी लोगों को बंदी बना के रखा गया था। वांग जी सबको देखता है और कहता है, आप लोगों की ऐसी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है। आप लोग मेरी फैमिली मेंबर थे किसी दौर पे, इसीलिए मैं आप लोगों के ऊपर तरस खा रहा हूँ। आप में से जो जो मेरे साथ काम करना चाहता है, वो अपने आप मेरे पास आ सकता है और अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर सकता है, मुझसे माफ़ी मांग सकता है और साथ ही मुझसे बॉन्डेड हो सकता है। यानी कि तुम लोग मेरे सर्वेंट बन सकते हो। बट अगर जो मेरा सर्वेंट नहीं बनना चाहता, जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, उनके साथ दूसरा ऑप्शन भी है। मेरे गार्ड्स तुम सभी को हेल में पहुंचाने के लिए बेताब खड़े हैं, तो तुम दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। ये बोलकर वांग जी उन सभी को देखता है। बहुत सारे लोग तो जल्दी जल्दी से वांग जी के साथ आ गए थे, मतलब वांग जी के तरफ आ गए थे कि ठीक है भाई, मरने से अच्छा है कि वांग जी के गुलाम ही बन जाओ। वो वांग जी को कहने लग गए कि हम तुम्हारा सारा काम करेंगे, बट वांग जी हमें मारना मत। ये सुनकर वांग जी एक इविल सा स्माइल देता है। चिंगेन जुन वांग जी को घूरे जा रहे थे, वो करना नहीं चाहते थे, बट क्या करे वांग जी। चिंगेन जुन हमारी चांग से सरन वांग जी के ब्रदर यानी कि सीचेनगा और अंकल उनकी वाइफ को देखते हुए कहते हैं, अंकल आंटी, आप दोनों मेरे फैमिली मेंबर हो, इसीलिए मैं आप दोनों को बख्श देता हूँ। आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, मैं आप लोगों को अपने साथ फैमिली की तरह रखूँगा। ये सुनकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और वो वांग जी के पास आ जाते हैं। ये देखकर चिंगेन जिनकी मुट्ठी कस गई थी, तभी वांग जी सीचन को देखते हुए कहते हैं, गगा, आपको मैं बख्शना तो नहीं चाहता, बट क्या करूं, आप मेरी माँ की आखिरी निशानी हो, आप मेरी माँ के अंश हो। मैं आपको मार कर मैं अपनी मदर को दुखी फील नहीं करवाना चाहता, इसीलिए मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ। आप भी चुपचाप मेरे पास आ जाइए और नॉर्मल सी ज़िंदगी जिए। नहीं तो आप उनके साथ रहना चाहते हो तो आप देख लीजिए। आपके साथ मेरे गार्ड्स क्या करेंगे, अब मैं उसका गारंटी नहीं दे सकता। ये बोलकर वांग जी अपने गगा को देखता है। वहीं उसके गगा पहले लैन चिंगहेंजुन को देखते हैं, फिर चांगसे सरन को, और फिर वो वांग जी की तरफ देखते हैं। लैन कुरैन जल्दी से सिचैन के पास आते और कहते हैं, सिचैन पागल मत बनो, उनके तरफ ध्यान मत दो, अगर मरना नहीं है तो वांग जी का साथ दो, और वैसे भी हमें नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है। ये सुनकर लैन चिंगहेंजुन लैन कुरैन को देखते हैं। कुरैन कितना बड़ा गद्दार है, कितना ज़्यादा, मतलब वो कितना ज़्यादा कमज़ोर इंसान है। वो कुछ नहीं बोलते और सीचन को लैन कुरैन लेकर वांग जी के पास खड़े हो जाते हैं। वांग जी कहते हैं, गुड बॉय गगा, आप सच में
अच्छे पपेट हो। ये सुनकर लैंस सीचन को गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनका मुंह खुलता ही कहाँ है। वहीं वांग जी धीरे धीरे से लैन चिंगहेंजुन और चांगसे सरन के पास आते और कहते हैं, आप दोनों मेरे साथ मिलना नहीं चाहते ना? मतलब आप दोनों को तो वैसे भी मैं मिलवाऊंगा नहीं, आप दोनों को तो मैं अपना सर्वेंट बनाऊंगा। ये सुनकर लैन चिंगहेंजुन वांग जी को देखते हैं। वांग जी कहते हैं, ऐसे घूरो मत, क्योंकि मैं आप लोग को तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ ना, इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता। बट आप लोग हो कि ऐसी हरकतें करे हो कि मैं आपको झटके से मार दूँ। नहीं, मैं नहीं मारना चाहता आप लोगों को, इसीलिए मेरे पास एक बैकअप प्लान है। ये बोलकर वांग जी ताली बजाता है और अचानक ही वहाँ पर शाओ शिनचैन को लाया जाता है, जिसे देखकर चिंगेंजुन और हमारी चांगसे सरन घबरा गई थी। वो वांग जी के सामने बैक करने लग गई थी कि उसे कुछ मत करना। वांग जी कहते हैं, ठीक है, मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगा, बट आप दोनों को मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा। ये सुनकर चिंगहेंजुन वांग जी को देखते हैं। चांगसे सरन वांग जी को कहती है, मैं बनने को तैयार हूँ वांग जी, बट प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ मत करना। और तुमने विंग के साथ तो कुछ नहीं किया ना? ये सुनकर वांग जी एक इविल सा स्माइल देता है और कहता है, क्या लगता है मैंने कुछ किया नहीं होगा? वैसे भी अब वो मेरा बन चुका है। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और आपको आपकी तसल्ली के लिए बता दूँ, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो आपके पूरे कर्मों की सज़ा आपके दोनों बच्चों को कैसे मैं देता हूँ। ये बोलकर वांग जी एक इविल सा स्माइल देता है और फिर वो उन लोगों को कहता है, इन लोगों को इनके वस्त्र ज़्यादा हैवी लग रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इन लोगों को सर्वेंट के कपड़े पहना दो। और हाँ, अगर आप लोगों ने कोई चालाकी करने की कोशिश की ना, सोच लेना मैं वी वुशियान और इसका इसका कत्ल कर दूंगा आप दोनों की आंखों के सामने। ये बोलकर वांग जी उन लोगों को धमकी देता है और फिर अपने जाकर सोफे पर या कहूँ तो अपने किंग वाले गद्दी पर बैठ गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग नहा धोकर बाहर निकलता है। उसने डर के मारे वही कपड़े ही पहन लिए थे, बट तभी उसके पास कोई सर्वेंट आता है। वो विंग को बहुत सारे सर्वेंट के सामान देता है और साथ में सर्वेंट के कपड़े देता है। विंग पहले कंफ्यूज था कि ये किसके लिए है, तब वो सर्वेंट बताता है कि महाराज लान वांगजी ने आपको ये कपड़े दिए हैं, आज से आपको ये सब ही कपड़े पहनने होंगे। और ये सामान है साफ सफाई के, खाना बनाने का सामान हम रख देंगे, आपको प्रॉपर हमारे महाराज के खाने के हिसाब से ही खाना बनाना है। अगर आपने चालाकी की तो आपके छोटे भाई के साथ कुछ भी हो सकता है, ये हमारे महाराज का हुक्म है। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। शाओ शिनचैन, क्या उन्होंने शाओ शिनचैन को भी पकड़ लिया है? विंग शाओ शिनचैन से मिलना चाहता था, बट वो गार्ड उसे बाहर जाने नहीं देता और कहता है, आपने अगर इस रूम से बाहर कदम निकालने की कोशिश की तो महाराज आपके भाई के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो आप याद रखना, हमारे महाराज के आते तक ये रूम पूरा क्लीन हो जाना चाहिए। ये सुनकर विंग घबरा गया था। वो जल्दी से वो कपड़े लेता है और अपना सर हिलाता है और गेट लॉक करके वो अंदर आता है। उस रूम को देखता है जो बहुत ज़्यादा मकड़ी के जालों से भरा पड़ा था। विंग ने जैसे तैसे करके रात तो बिता ली थी, बट अब वो साफ सफाई कैसे करेगा? आज से पहले तो उसने कभी साफ सफाई की ही नहीं है, बट कोई नहीं, विंग अपने माँ बाबा के लिए अपने भाई के लिए करेगा। यही सोचकर वो अब साफ सफाई करने लगता है। बट जब वो साफ सफाई कर रहा था, अचानक से उसे छींकें आने लगती है। छींक के कारण और गंदगी के कारण विंग को इचिंग होने लग जाती है। विंग की बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, बट विंग सबको इग्नोर करके अपने फेस में एक रुमाल बांध कर सब कुछ क्लीन कर रहा था, बट बार बार उसे छींकें भी आ रही थी।